हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सारे लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए और सब लोग जल्दी से जुड़िए। चलते हैं एक बार फिर से हम लोग राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के पीजीटी की क्लास में। और एक बात बता देना चाहता हूं कि आपकी चिंताएं इस बात को लेकर लगातार है कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का तो डेमो क्लास मिल गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे 40 से 45-50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी भी पीजीटी के लिए 50 से 70 क्वेश्चन की जो चुनौतियां हैं वो थिंकर से हैं, थॉट से हैं, लोक प्रशासन से है, तुलनात्मक राजनीति से है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको दो डेमो आपको ध्यान रखिएगा, कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं है। 2 डेमो आपको मिलेगा अभी किस चीज का, थिंकर का। 2 डेमो आपको अभी थिंकर का मिलेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और 1 डेमो आपको सिद्धांत का भी मिल जाएगा, यानी थ्योरी का भी, राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका भी 1 डेमो आपको मिल जाएगा। और जरूरत पड़ेगी तो 1 डेमो आपका लोक प्रशासन का भी मिल जाएगा। तो परेशान मत होइएगा जो पॉलिटिकल साइंस के लेकर के, क्योंकि अभी जो आपके थिंकर जो आपके पॉलिटिकल थ्योरी और लोक प्रशासन के फैकल्टी हो साथ जुड़ नहीं पाई थी, इसलिए मैंने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से क्लास की शुरुआत कर दिया है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कैसे होगा ये कैसे पता होगा, जितना भी होगा इससे बेहतर होगा। इसके लिए बिल्कुल तरह मत लीजिए और सारे डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर ही दिए जाएंगे, थिंकर के भी, सिद्धांत के भी और लोक प्रशासन के भी। 2 डेमो क्लास आपको थिंकर को मिलेंगे, 1 डेमो क्लास आपको सिद्धांत के मिलेंगे और 1 डेमो क्लास आपको लोक प्रशासन का भी मिलेगा। इसलिए इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि डेमो क्लास नहीं होगा, क्या डेमो क्लास होगा। आप एडमिशन लीजिए और आप पढ़िए, बिल्कुल बेफिक्र लिए। पूरी पॉलिटिकल साइंस हमारे ही रोल में आगे बढ़ेगा, हमारे ही अंडर गाइडेंस में आगे बढ़ेगा, समस्या कोई नहीं आएगी। अंतिम समय तक पॉलिटिकल साइंस पे पूरी कंप्लीट पकड़ बनाकर, पूरे 20 साल के क्वेश्चनों को सॉल्व कराकर, संभावित प्रश्नों पर आपकी पकड़ बनाकर तब बैच कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए कोई चिंता मत करिएगा, क्योंकि अभी फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी नहीं पॉलिटिकल साइंस की, तो इसलिए अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही शुरू किया है। हो सकता है मंडे को आपको थिंकर का डेमो मिल जाए और ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको इन दोनों का भी, एक लोक प्रशासन का भी और राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी का भी डेमो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पीजीटी का हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे और पीजीटी में अब आप देख भी लीजिए कि जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा भी शुरुआती दौर में कर रहा हूं, इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग इसमें 42 क्वेश्चन आए, 35 तो अभी टाइप है हमारे पास, और लगभग 42 से 43 क्वेश्चन केवल आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। अगर जब थिंकर मिला देंगे 70-80 75 क्वेश्चन यहां हो जाएंगे। इसका मतलब 125 क्वेश्चनों में 75-80 क्वेश्चन तो आपको थिंकर से और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे। जो बचे हुए 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे राजनीतिक सिद्धांत से और साथ ही साथ लोक प्रशासन से, और भी जो इसमें हिस्से जुड़े हुए हैं आईआर को लेकर के या अन्य मुद्दे जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 2 फैकल्टी एक साथ आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए काम करेगी, तो दोनों के विशेष क्षेत्र बटे होंगे, सब आपको बताया भी जाएगा, सारे डेमो क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। चलिए लिंक को शेयर करिए और भी साथियों को क्लास में जोड़िए जो अब तक नहीं आए हैं और वो क्लास में जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपका पॉलिटी पे अभी 50% ही डिस्काउंट आपका है, क्योंकि पॉलिटी की क्लास का आज तीसरा दिन है और इस पर आपका अभी 50% का डिस्काउंट है। अगर आज शाम तक इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपका डिस्काउंट 50% है। और आप इस बात का बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, कहीं ऐसा ना हो हमें कोई पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा टीचर पढ़ाए हम समझ ही ना पाए, हमें कोई लोक प्रशासन ऐसे टीचर को लगा दिया जाए जिसको हमको अच्छे से तैयारी ना हो पाए। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काम जो भी किया जाएगा सबसे नंबर 1 किया जाएगा और आपके पूरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस बात की कोई चिंता मत करिएगा। इससे पहले भी जो भी आपसे वायदे किए जाते हैं, जिस तरीके से किया जाता है आपने देखा है। हमें कोई भी फैकल्टी जोड़ना होता शायद बहुत पहले से जोड़ देते, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है कि जो सबसे बेस्ट इस सेक्टर में आपके लिए कर पाएंगे वही आपके बीच आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो कल हमें जहां तक याद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कल की क्लास में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए कल से क्लास आपकी ऐप पर चलेगी, लेकिन जैसे ही थिंकर स्टार्ट होगा, थिंकर स्टार्ट तो बाद में होगा लेकिन उसका डेमो क्लास आपको दे दिया जाएगा। लोक प्रशासन स्टार्ट आपका बाद में होगा लेकिन लोक प्रशासन का डेमो आपको दे दिया जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत आपका स्टार्ट आगे होगा लेकिन इसका भी डेमो आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइएगा आप। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य कितने न्यायाधीश से मिलकर बनता है? अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? ये क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, गठन तो वैसे 26 जनवरी 1950 को हो गया था, लेकिन माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ वो 28 जनवरी 1950 से हुआ, क्योंकि उस दिन से काम करना स्टार्ट किया। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन तिथि मानी जाती है वह माना जाता है 28 जनवरी 1950। क्या माना जाता है? 28 जनवरी 1950 मानी जाती है। और 28 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था। क्या? हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन उसी समय हमारे संविधान में यह व्यवस्था थी कि संसद के सदस्यों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति संसद के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को जो बढ़ाने का अधिकार होगा, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होगा? न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संसद के पास होगा। अब सवाल उठता है कि क्या संसद ने इस शक्ति का आज तक प्रयोग किया? सर, क्या संसद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या को यदि बढ़ा सकती है, क्या संसद के पास हमारे संविधान ने यह भी शक्ति दी है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को घटा भी सकती है? आंसर है नो। यह न्यायाधीशों की संख्या को घटा नहीं सकती है, लेकिन यह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। क्या संसद ने अब तक इस शक्ति का प्रयोग किया? एक बार नहीं, बल्कि इस शक्ति का प्रयोग संसद ने कई बार किया। कब कब किया? इस शक्ति का प्रयोग पहली बार 1956 में किया गया, 1956 के बाद 1960 में किया गया, 1960 के बाद 1986 में किया गया, 1978 में किया गया, 1986 के बाद इस शक्ति का प्रयोग 1978 में भी होता है, 1978 में होता है, 1978 के बाद इस शक्ति का प्रयोग 1986 में किया गया, इसके बाद इस शक्ति का प्रयोग 2008 में हुआ, और फिर सबसे लास्ट में आपने जाकर देखा कि 2019 में इसमें फिर से संसद ने परिवर्तन किया। और परिवर्तन करते हुए पहली बार जब परिवर्तन किया तो इसके 1956 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया, 1960 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 13 कर दिया, 1978 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 17 कर दिया, 1986 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 25 कर दिया, 1986 में इसकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया फ्रेंड? 1986 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 25 कर दिया गया, लेकिन 2008 में इनकी संख्या 30 हो गई, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 33 हो गई। लेकिन सब में 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अगर 28 जनवरी 1950 की बात करूं, क्या? जैसे मैं 28 जनवरी 1950 की अगर बात करूं तो 28 जनवरी 1950 को ये 7 + 1 था। अब मामला आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने न्यायाधीशों सहित एक मुख्य न्यायाधीश के साथ इनकी संख्या जैसे 28 जनवरी 1950 को 8 थी, तो 1956 में संसद ने इसकी संख्या बढ़ाकर एक मुख्य न्यायाधीश सहित 11 कर दी। 1960 में इनकी संख्या बढ़ाकर एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों के साथ 14 कर दी, और 1978 में इसकी संख्या 17 से बढ़ा करके एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 18 कर दी। 1986 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 25 + 1 यानी कि 26 कर दी गई, और 2008 में इनकी संख्या 30 + एक मुख्य न्यायाधीश सहित इनकी संख्या 31 कर दी गई। लेकिन 2019 में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर वर्तमान स्थिति की अगर बात किया जाए, एक मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीश, और इनकी कुल संख्या कितनी मानी जाएगी? 34 मानी जाएगी। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसी से संबंधित है। अब सवाल चाहे 24 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 से लेकर आज तक संसद ने कितनी बार परिवर्तन किया, कब कब किया, संसद को यह शक्ति कहां से मिली है, और संसद क्या घटा भी सकती है, इन सारे सवालों का जवाब मैंने आपको इसमें दे दिया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? 25, 33, 31 या 26? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। बात एकदम स्पष्ट हो गई। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से दिक्कत नहीं होगा। बाकी न्यायाधीश तो न्यायपालिका का बहुत बड़ा मुद्दा है, न्यायपालिका से सवाल खूब पूछे जाते हैं माध्यमिक के द्वारा। जब हम न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये ध्यान रखिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो पॉलिटिकल साइंस से जो लोग पीजीटी की तैयारी करेंगे या टीजीटी की, उनको कोई दिक्कत आएगी। एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, इतना अभ्यास कराया जाएगा प्रश्नों का, इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि उससे बहुत ऊपर लेवल पर आप सीख कर जाएंगे। चाहे थिंकर का मामला होगा, चाहे लोक प्रशासन का, चाहे राजनीतिक सिद्धांत का मामला होगा, चाहे आईआर का, सारी चीजें एकदम अच्छे से किया जाएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मामला होगा उसको भी अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि और निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। इनमें से कोई नहीं। देखिए अक्सर आप कहते हैं कि संविधान निम्नलिखित में से दो प्रकार का होता है, और जब भारतीय संविधान की बात होती है तभी आप कहते हैं अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए, भारतीय संविधान की बात किया जाए और अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है या एक लचीला संविधान है, तो कल की क्लास में भी मैंने बताया था भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का एक अनोखा मिश्रण है। क्या? कठोर और अनोखे संविधान का एक अनोखा, कठोर और लचीले संविधान का, माफी चाहूंगा, लचीले संविधान का एक अनोखा मिश्रण है। क्या फ्रेंड्स? एक अनोखा मिश्रण है। तो आप कह सकते हैं सर कि आखिरकार किस आधार पर यह कहा गया कि भारतीय संविधान में एक कठोर संविधान के भी लक्षण के बीज दिखते हैं और एक लचीले संविधान के भी लक्षण दिखते हैं? ये कौन सा पैमाना है, ये कौन सा चश्मा है जिसे लगाकर ये आसानी से बता दिया जाता है कि भारतीय संविधान कठोर भी है और भारतीय संविधान लचीला भी है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? किस आधार पर किसी संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, किस आधार पर किसी संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है? सबसे पहले एक लक्षण इसके बताते हैं, एक पहचान बताते हैं। जिस संविधान में संशोधन करने की संख्या, जिस संविधान में ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उस पर आधारित कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो कभी गलती नहीं होगी। जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, जिस संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आसान होगी या कह सकते हैं सरल होगी, ऐसे संविधान को लचीले संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्या? लचीले संविधान की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जिस संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल या कठिन होती है, क्या? जटिल या कठिन होती है, ऐसे संविधान को कठोर संविधान के रूप में जाना जाता है। यह पहली पहचान है। और दूसरी बात, जो संविधान अलिखित संविधान होता है, क्या? जो संविधान अलिखित संविधान होता है, ऐसे संविधान को भी लचीला संविधान कहा जाता है। लेकिन जो संविधान लिखित होता है, जो संविधान अलिखित संविधान होता है, उसे लचीले संविधान की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जो संविधान लिखित होता है, उस संविधान को भी कठोर संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन है फ्रेंड्स? दुनिया का पहला लिखित संविधान की अगर बात किया जाए तो अमेरिका माना जाता है, और अमेरिका को ही दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। क्या? अमेरिका को ही दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। तो मैंने दो लक्षण बता दिए कि किसी भी संविधान को देखने के पश्चात आप कैसे ये जान पाएंगे ये लचीला संविधान है या फिर कठिन संविधान है। तो इस आधार पर वह संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान है या कठिन है। अगर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल या कठिन है तो वह कठोर है। अगर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान या सरल है तो वह क्या माना जाएगा? लचीला संविधान माना जाएगा। तो जरा भारतीय संविधान में देखिए, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। तो आप कहेंगे सर भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है। क्या? एक संशोधन तो हमारे संविधान में साधारण बहुमत से भी हो जाता है। एक दूसरा संशोधन है जो हमारे संविधान में विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाता है। क्या?
एक दूसरे प्रकार का संशोधन होता है जिसे हम विशेष बहुमत के माध्यम से करते हैं। कैसे? विशेष बहुमत से माध्यम से करते हैं। लेकिन एक संशोधन ऐसा भी होता है जिसमें हमें विशेष बहुमत के साथ क्या, हमें विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। आधे से अधिक राज्यों का, या यूं कह सकते हैं आधे राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ता है। इसका मतलब है जो हमारे संविधान का ये लक्षण है कि हमारे संविधान में संशोधन आसानी के साथ हो जाता है, ये बताता है कि भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं कि हमारे संविधान में एक लक्षण ये भी है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसे विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है, तो ये प्रक्रिया क्या है, जटिल है। इसका मतलब है हमारे संविधान के भीतर जटिल और सरल दोनों संविधान के लक्षण दिखते हैं। तो भारतीय संविधान कैसा है, लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण है। लेकिन सवाल क्या है, एकदम लड्डू सवाल है। इसके मुताबिक तो ये बहुत छोटा सा सवाल है कि एक कठोर संविधान क्या है, जिसे संशोधित न किया जा सके, गलत। जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, गलत। जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। सवाल को घुमाने का प्रयास किया गया है, सवाल को घुमाया गया है। यहां पर बच्चों को फंसाने के लिए क्या कह दिया गया है, यह नहीं बता रहा है कि विशेष बहुमत के द्वारा किया जाए, बल्कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया के विधि से भिन्न, मतलब उससे अलग कैसी प्रक्रिया, विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सके, उसे ही कठोर संविधान कहा जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आसानी से आप इस मामले को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में डेटेंट का तात्पर्य है। यह मैं करा देता हूं, यह क्वेश्चन आईआर का है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में डेटेंट का तात्पर्य क्या है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो खेमे में बटा, जिसमें दो शक्तियों का उभर कर सामने आई। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ आपका सोवियत संघ था। क्या? सोवियत संघ था। लेकिन जब इनके बीच शीत युद्ध चलता रहा, शीत युद्ध जैसी स्थितियां बनी रही, तो शीत युद्ध जो होगा वो देतान शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। देतान शब्द का तात्पर्य होगा कि अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध की बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों को, क्या? सामंजस्यपूर्ण संबंधों को, ध्यान से सुनिएगा, सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? बढ़ावा देना ही देतांत कहलाता है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो बड़ी महाशक्ति बन के उभरे, और जब ये दो बड़ी महाशक्ति बन के उभरे तो ये लगने लगा जो कि दोनों देश ऐसे थे जो परमाणु संपन्न देश थे, और दोनों देशों को यह पता था अगर शीत युद्ध अगर युद्ध जैसी स्थितियों में परिवर्तित हुआ, तीसरे विश्व युद्ध के रूप में अगर आगे बढ़ा, तो दोनों देशों को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जैसे जैसे शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ और ये दोनों देश आपस में शांतिपूर्ण सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाने के लिए आगे बढ़ने लगे, और सोवियत संघ और रूस के बीच उस सामंजस्यपूर्ण संबंध को बनाने के लिए ही किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देतांत शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे डेटेंट कहा जाता है। क्या? देतांत शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे डेटेंट कहा जाता है। तो परस्पर शत्रुता, तो ये तो शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, क्या? दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, उसी का मतलब हुआ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तनाव में जब शिथिलता आएगी तभी तो सामंजस्यपूर्ण संबंध बनेगा। परस्पर अविश्वास की भावना होगी तो परस्पर शत्रुता की भावना बढ़ेगी। इसका मतलब है शीत युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ नकारात्मक प्रतिस्पर्धा लगातार बनी है, इसका मतलब भी आपके कहीं ना कहीं आप दोनों देशों के बीच शीत युद्ध के बीज परिलक्षित हैं।
और देतांत का मतलब होता है जब कभी भी दो देशों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित होते हो, उनके बीच आपस में तनाव में शिथिलता आती है। शिथिलता का मतलब होता है कमजोरी, और तनाव में जैसे जैसे शिथिलता बढ़ती है उनके आपसी सहयोग और सामंजस्य धीरे धीरे होने लगते हैं, और इसी का मतलब होता है देतांत। और ये शब्द की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कहां किया जाता है? इंटरनेशनल रिलेशन में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी तो सबसे कठिन हिस्सा है, ये सारी हिस्ट्री में कोई बात नहीं, यहां तो बड़ी आसानी के साथ चीजें समय के साथ साथ समझ में हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब वह ऐसा चाहे, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे। ध्यान रखिएगा, मामला अध्यादेश का है। मैं चाहूंगा कि अध्यादेश से बनने वाले 10 सवालों पर पकड़ एक साथ हो जाए। यहां से 10 तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एक बार आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और भी साथियों को आप लोग जोड़ लीजिए। तो अध्यादेश से संबंधित बनने वाले जितने सवाल हैं, मैं चाहूंगा यही सब कुछ क्लियर हो जाए आपका। जैसे अध्यादेश की बात किया जाए तो अध्यादेश केवल राज्यपाल ही नहीं जारी करता बल्कि राष्ट्रपति भी जारी करता, लेकिन राज्यपाल पे सवाल है तो मैं राष्ट्रपति की बात नहीं करूंगा। तो अध्यादेश जो राज्यपाल जारी करता है, यह राज्यपाल की कौन सी शक्ति है पहले ये बताइए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताइए, गहरा सवाल बताइए जो यूजीसी नेट पूछता है आपसे, उसके बारे में बताइए कि राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश यह राज्यपाल की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है। क्या यह राष्ट्रपति की, राज्यपाल की प्रशासनिक शक्ति है? क्या यह राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है? क्या यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है? क्या यह राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है? तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट यही बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत, क्या फ्रेंड्स, राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता, तो मैंने कहा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। और यह राज्यपाल की कौन सी शक्ति बताया आपने? विधायी शक्ति। प्रीति दुबे एकदम शानदार आंसर बताया आपने। यह राज्यपाल की विधायी शक्ति कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? यह राज्यपाल की विधायी शक्ति कहलाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और विधायी शक्ति का मतलब ये हो गया कि अध्यादेश भी क्या है? अध्यादेश भी एक अल्पा अवधि कानून है, शॉर्ट टर्म लॉ है। यह भी एक अल्पा अवधिक कानून है, और इसका प्रभाव और इस अध्यादेश की शक्ति वही होती है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की होती है। जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की शक्ति होती है, वही पावर इस अध्यादेश की होती है। लेकिन अध्यादेश कब जारी करेगा? जब मूड में आ जाएगा तो जारी हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री आदेश कर देगा जारी हो जाएगा? नहीं, राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का अगर वह बाई कैमरल है, अगर वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद हैं, तो इन दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो। अगर एक ही सदन है तो विधानसभा जब सत्र में ना हो और राज्य के लिए कानून बनाना तुरंत आवश्यक हो गया हो, ऐसी दशाओं में राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और इस अध्यादेश का प्रभाव और शक्ति वैसे ही होती है कि जैसे राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की होती है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब वह ऐसा चाहे, गलत। जब भी मुख्यमंत्री ऐसे करने की सलाह दे, गलत। जब कभी भी राज्य विधानमंडल को सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थितियां विद्यमान हो गई हैं कि राज्य को त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है, लेकिन अभी राज्य विधानमंडल का सदन का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए तब वह अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। इसलिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ये देखिए, ये थॉट ही है। ये भी आपका जो क्वेश्चन ये मैं बताने आपको जा रहा हूं, ये क्वेश्चन थॉट का है।
ये क्वेश्चन थिंकर का ही है। थिंकर जब पढ़ाएंगे हम तो सब थिंकर के बारे में, अरस्तु की क्या क्या फिलॉसफी थी, क्या सोचते थे समाज के बारे में, राज्य के बारे में, समानता के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से रहे, उनके महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी रही, उनका जीवन परिचय क्या क्या रहा, उनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण क्या क्या रही, उनका पूरी जीवन काल में किस किस मुद्दे पर क्या क्या अपने थॉट्स दिए, सब कुछ देखेंगे। थिंकर पढ़ना कोई नहीं, थिंकर तो जीवन परिचय है भाई। जीवन परिचय जैसे आप कवियों का पढ़ते रहे, उनको पढ़ दिया और उनके हर एक फिलॉसफी को समझिए, उनके दर्शन को समझिए, प्रत्येक पक्ष पर उनका क्या मानना था, कौन सा स्टैंड उन्होंने लिया और अपनी किन बातों को किन पुस्तकों में उन्होंने दर्शाया, और साथ ही साथ किस मुद्दे को लेकर कौन सा स्टेटमेंट किया। यही 3 आयाम होते हैं किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए। जब हम थिंकर हम ही पढ़ाएंगे आपको, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भी पढ़ाएंगे और भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो आपके सिलेबस में है, चाहे वह बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वह अम्बेडकर जी हो, चाहे वह गांधी जी हो, चाहे वह अन्य कोई हो, जितने भी थिंकर हैं सब मैं पढ़ाऊंगा। एक थिंकर भारतीय राजनीतिक चिंतन का भी मैं आपको डेमो दे दूंगा और एक थिंकर में मैं आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी डेमो दे दूंगा, और देख लीजिएगा किस प्रकार से हम आपको थिंकर पढ़ाएंगे और कैसे उस पर आधारित प्रश्नों पर आपकी पकड़ भी हम बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पूछा क्या गया है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका था? तो ध्यान रखिएगा, आज से नहीं, दुनिया के हर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से लेकर भारतीय राजनीतिक चिंतनों के बीच भी यह समस्या हमेशा बनी रही कि आखिरकार किस प्रकार से समानता और स्वतंत्रता के बीच का सामंजस्य साधा जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लाइबर्टी, स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को, स्वतंत्रता को अगर एक शब्दों में कहा जाए कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता का एक शब्द में मतलब यही होगा कि किसी भी व्यक्ति को बाधा रहित कार्य करने की पूरी आजादी हो। बाधा रहित कार्य करने की पूरी आजादी, क्या? कार्य करने की पूरी आजादी, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी गतिविधियों को बगैर किसी रोक टेक के कर पाए, यही उसकी स्वतंत्रता है। यही बचपन में आपकी स्वतंत्रता थी। लेकिन समानता क्या होती है? समानता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति की तुलना में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सबके साथ एक समान रूप से समान व्यवहार किया जाए, समान व्यवहार किया जाए, और आजादी को भी सुनिश्चित करना है, समानता को भी बनाए रखना। तो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा विरोधी के बनकर सामने आते हैं, ये एक दूसरे के सामंजस्यपूर्ण तरीके से कभी नहीं रह सकते। और ये स्टेटमेंट है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 स्टेटमेंट तो आपके एग्जाम में आ ही जाता है, 15 स्टेटमेंट तो हर एग्जाम में मिलेगा। स्टेटमेंट में कैसे पकड़ बनेगी तो हम बताएंगे आपको। भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौन कौन सा स्टेटमेंट किस राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कौन कौन से थिंकर्स का, कौन कौन से जितने उसमें थिंकर हैं, उन राजनीतिक चिंतनों का क्या क्या स्टेटमेंट किस किस मुद्दे पर रहा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टेटमेंट हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक स्टेटमेंट है उस चर्चा नहीं करेंगे। पूरा कंप्लीट नोट्स, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित उसके सवाल सब कुछ क्लास में ही तैयार करा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का मत है। क्या? यह मत लॉर्ड एक्टन का है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला सवाल आपका क्या है? जिला और सत्र न्यायालय, क्या? जिला और सत्र न्यायालय, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? क्या? किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि आपको हमारे देश के भीतर सोपान क्रम में न्यायपालिका की संरचना है। सोपान क्रम में न्यायपालिका में की संरचना है, यानी कि इससे क्या कहा गया है? इसे सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा गया है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना को। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत की न्यायपालिका की संरचना में सबसे शीर्ष पर कौन है? सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का न्यायालय है, जो पूरे भारत के लिए किसी भी मामले का अंतिम फैसला किसी भी अपीली या अपराध अपीली या क्षेत्राधिकार रखता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है, अंतिम अपीलें सुनता है किसी आपराधिक या सिविल मामले के लिए। लेकिन राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। क्या? उसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। लेकिन जिला स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वहां का सबसे बड़ा न्यायालय, वह जिला न्यायालय कहलाया जाता है, और यह इसी के अधीन रह कार्य करते हैं। ये जो होता है
उच्च न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करता है और इसे अधीनस्थ न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। क्या? अधीनस्थ न्यायालय की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। क्या? यानी कि इसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखिएगा, जो जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 233 व 34 में किया गया है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 233 व 234 में इसका उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स इसे ध्यान रखिएगा। और जो उच्च न्यायालय है वह प्रशासनिक दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द को, जो उच्च न्यायालय है वह प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से वह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। लेकिन ये जो आपके अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय है, यह उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। कौन सी दृष्टि से सर? प्रशासनिक दृष्टि से या न्यायिक दृष्टि से? दोनों दृष्टि से। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं न्यायिक दृष्टि से तो उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है, लेकिन वह प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय हैं, यानी कि जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, यानी कि जिसे आप अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिसे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट न्यायिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी उच्च न्यायालय के अधीन रहते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के अधीन रहते हैं। और यही सवाल पूछा गया है कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिलाधिकारी। कभी सही हो ही नहीं सकता। दूसरा है राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का विधि मंत्री, राज्य का राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ये राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन सीधे नियंत्रण में रहते हैं। और उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है संसद को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। इसका मतलब हमने देखा आज के ही क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने 21 नंबर क्या कराया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ मुद्दा। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कराया? सत्र और जिला न्यायालय से। और तीसरा क्वेश्चन हम क्या करा रहे हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन न्यायपालिका से आ गए हैं। इसका मतलब है कि जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे माध्यमिक के लिए। पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं के लिए जुडिशरी से सवाल खूब बनते हैं। इसका मतलब हमें जुडिशरी को बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा और वो काम हम करेंगे इसको। लेकिन अभी आपको मैं इसके बारे में समझाता हूं। न्यायिक पुनर्विलोकन को इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन को इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सवाल उठता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब, पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब शायद मैंने परसों की क्लास में एक बार थोड़ा सा बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या दोनों को संयुक्त रूप से कहें न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के नियमों के विपरीत हो, क्या? संविधान के नियमों के विपरीत हो और साथ ही साथ वह मूल अधिकारों का हनन करे, साथ ही साथ वह मूल अधिकारों का हनन करे, तो ऐसी दशाओं में ये दोनों शक्ति है कि यह संसद या राज्य विधानमंडल के ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित कर देगी, रद्द कर देगी। ये पहली पावर मिलती है न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायपालिका को। अब दूसरी पावर क्या है कि अपने द्वारा ही सुनाए गए किसी फैसले को, अपने द्वारा ही सुनाए गए किसी फैसले को, ध्यान से सुनिएगा, अपने द्वारा ही सुनाए गए किसी फैसले को कि यह समीक्षा कर सकती है और समीक्षा करके उस फैसले को बदल भी सकती है। और ये 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत। और न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट को पहली बार जो शक्ति मिलती है वह अनुच्छेद 13 के तहत मिलती है, फिर आगे चल करके अनुच्छेद 32 में भी मिलती है, फिर आगे चल करके अनुच्छेद 137 में भी मिलती है। यह बात मैंने आपको परसों की क्लास में शायद बताया भी था। लेकिन आपको अगर बता दें
तो ये शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जो मैंने यहां ही इशारे में बता दिया। और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत मिलती है, और यह भी संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच कर सकती है। एक बार तो आपके परीक्षा में न्यायपालिका को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या हाई कोर्ट किसी कानून की वैधता, किस कानून की वैधता की जांच कर सकती है? केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की, केवल संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की, दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों की? इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, राज्य विधानमंडल में जब आप नीचे आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट के पास भी यह पावर है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बने हुए कानूनों के साथ साथ वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानूनों की भी वैधानिकता की जांच कर सकती है कि वह विधि सम्मत है या नहीं, वह मूल अधिकारों से असंगत है तो नहीं है, इसकी जांच वह कर सकती है। इसका मतलब है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की पावर न केवल सुप्रीम कोर्ट की है, बल्कि जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट के पास भी है। बात एकदम समझ गए? और इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, सवाल तो बहुत आसान है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है केवल संसद को, केवल उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन करना है तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? अभी मैं शाम को एक बैच में पढ़ा रहा था जिसमें मैंने राज्यों का पुनर्गठन पढ़ाया था, भारत संघ और उसका राज्यछेद बताया था। उसमें मैंने अनुच्छेद 1, 2 और 3 बताया था, और राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाता था पूरी प्रक्रिया समझाई थी। तो शायद आपको याद आ रहा होगा। और मैंने बताया था यह सवाल आईएएस में भी पूछा गया है और माध्यमिक शिक्षा परिषद भी पूछ रहा है आपसे पीजीटी के एग्जाम में। और यूपीएससी ने क्या पूछा था कि जब कभी भी राज्यों का गठन करना होगा तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा। यहां तो केवल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में किसके संशोधित किया जाएगा। तो भारत में जितने भी राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उसका उल्लेख कहां है? तो आप कहेंगे सर पहली अनुसूची में। तो अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में तो वेतन है। अनुसूची 3 में क्या है? संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में के संबंध में प्रशासन और अन्य प्रावधान है। तो इसका मतलब है कि राज्यों से संबंधित मामले कहां हैं? पहली अनुसूची में है। और जब कभी भी भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल किया जाएगा, और भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करने का मतलब है क्योंकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद को इस बात की पावर है कि भारत संघ में वह नए राज्यों का प्रवेश और राज्यों की स्थापना कर सकती है। और यह कार्य जब भी राज्य करेगा तो ध्यान रखिएगा आपको अनुसूची 1 में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि नए राज्य को जब आप शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख जब अनुसूची 1 में किया गया है, अगर आप भारत में किसी नए राज्य संघ को शामिल करेंगे तो यह किस शक्ति का प्रयोग करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत संसद अपनी शक्ति का प्रयोग तो करेगा, लेकिन जब नए राज्यों को वह शामिल करेगा इसका मतलब है जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या में परिवर्तन तो आएगा ना। उनकी संख्या में अगर परिवर्तन आएगा तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा और उसमें भी संशोधन करके उनकी संख्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई नया राज्य आएगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वह कहां पर होता है? राज्यसभा में होता है। और इसलिए अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। तो यहां माध्यमिक केवल एक सवाल पूछ रहा है, आईएएस ने यहीं से 2 सवाल पूछा था। निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुसूचियों में संशोधन करना अनिवार्य हो जाएगा? जब कभी भी नए राज्यों का गठन होगा तब वहां आंसर देना था अनुसूची 1 और अनुसूची 4। तो यही मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर तो सवाल आसान पूछा गया है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि जब कभी भी भारतीय संघ में किसी नए राज्यों को शामिल किया जाए या नए राज्यों का गठन किया जाए तो ऐसी दशाओं में अनुसूची 1 तो किया ही जाएगा, लेकिन अगर उस राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा के सीटों में परिवर्तन होगा, और राज्यसभा के सीटों में परिवर्तन होगा तो अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस में कल एडमिशन लेने में क्या छूट नहीं मिलेगी? तो छूट कल पहला दिन था, परसों पहला दिन था, कल दूसरा, आज तीसरा दिन है। कल छूट
50% वाली नहीं मिलेगी, दूसरी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इसका आंसर दे दिया भाई। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, क्या सामूहिक उत्तरदायित्व, और विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। अब देखिए इसी वर्ष के 2021 पीजीटी के क्वेश्चन में ही यह सवाल आया। ऐसा ही सवाल मैंने कल एक कराया था ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, ध्यान से बताइएगा, कल ही क्वेश्चन शायद कराया था मैंने कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण निम्नलिखित में से कौन है। तो मैंने शायद, अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगर लक्षण पूछा जाए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का यदि लक्षण पूछा जाए तो इसके दो सबसे बड़े लक्षण होंगे। पहला लक्षण यह होगा कि वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। क्या? पहला लक्षण यह होगा कि वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। ध्यान से समझिएगा, यह कॉन्सेप्ट का सवाल है। वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। और दूसरा जो लक्षण है इसका यही होगा कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, जो तीनों अंग हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कार्यपालिका, जिसे आप कहते हैं कार्यपालिका, दूसरा कहते हैं आप विधायिका, और तीसरा कहते हैं आप न्यायपालिका, इन तीनों का पृथक्करण होगा। इन तीनों का पृथक्करण होगा ताकि तीनों स्वतंत्र होकर कार्य करें और ये तीनों अंग किसी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो संसदीय शासन का लक्षण तो ये नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण का जो लक्षण होता है, विधायिका और कार्यपालिका में, मैंने तीनों को बता दिया, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की होती है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर संसदीय प्रणाली की बात हो रही है तो संसदीय प्रणाली का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। क्या? जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा। और वास्तविक शक्तियां, ध्यान से सुनिएगा, और वास्तविक शक्तियां, अगर वास्तविक शक्तियों की बात किया जाए, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होगी, प्रधानमंत्री के पास होगी। लेकिन फिर भी देश के समस्त कार्य इसी राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर ही होते हैं। समस्त कार्य राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर ही होते हैं। ये पहला लक्षण है संसदीय व्यवस्था का। दूसरा जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। क्या? वह विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। क्या? विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखती है, क्योंकि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 भारतीय संविधान का भी कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, संसदीय व्यवस्था की दोहरी कार्यपालिका लक्षण है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण का जो लक्षण है वह आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और नया दे देते हैं यहीं से। जैसे आपने कहा कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में अवास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखती है। एक नया कॉन्सेप्ट आप ये भी जोड़ लीजिए इसके साथ, जो कार्यपालिका होगी या विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जब कॉन्सेप्ट किसी मुद्दे का क्लियर होता है तो सवाल कैसे भी पूछे जाए तो दिक्कत
नहीं आती, लेकिन रटेंगे तो हम कितने सवाल रट पाएंगे? एक रटेंगे, दो रटेंगे, तीसरा घुमा के पूछ लेगा और हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, 7वां सवाल देख रहे हैं न्यायालय का। एक ही वर्ष में, ये पीजीटी का पेपर है जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, और ये पीजीटी के पेपर में 2021 में जो अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये 6ठा या 7वां क्वेश्चन न्यायपालिका का आपके सामने आ गया है। न्यायपालिका इसका मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अरे मेरे भैया, यही पुनरीक्षण की शक्ति ही जो होती है क्या कहलाती है? इसी को तो न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसी को तो न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 137 होगा। इसको ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 की तरफ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? इस अनुच्छेद का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, अनुच्छेद भारत का संविधान है। एक बार सवाल और आया था, और आयोग का सवाल था, माध्यमिक का नहीं, कि भारतीय संविधान का जो सारांश है वो क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो भारतीय संविधान का जो शीर्षक है, ध्यान रखिएगा, शायद कम लोगों को यह बात पता होती है, भारतीय संविधान का जो शीर्षक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का जो शीर्षक है, उस शीर्षक का क्या नाम है? भारत का संविधान। भारतीय संविधान का जो शीर्षक है वह भारत का संविधान है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये भारतीय संविधान का शीर्षक है। इस बात का उल्लेख कहां है? इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 393 में किया गया है। और ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम जान पाए किस टॉपिक को हमें कितना पढ़ना है। इसका मतलब अनुच्छेद से भी सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे, और अनुच्छेद का आसान नहीं गहरा सवाल पूछा है। 393 आर्टिकल पूछ लिया है। इसका मतलब है कि हमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते समय पीजीटी और टीजीटी के लिए आर्टिकल पे भी काम करना पड़ेगा, यानी अनुच्छेद पर भी। और प्रायः जब आदमी थॉट पढ़ना शुरू करता है, थिंकर पढ़ना शुरू करता है ना, तो धीरे धीरे वो आर्टिकल रटना छोड़ देता है, और यही वाले क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 393 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या होगा, और यहां बताया गया है भारतीय संविधान का शीर्षक यानी संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। यह बात आपकी कहां लिखी गई है? आर्टिकल 393 में लिखी गई है। और उसके बाद अनुच्छेद 1 यहां पर है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है, और आपके संविधान का आज ऐसा संयोग आपके सामने है कि पहला अनुच्छेद भी लिखा है और अंतिम अनुच्छेद भी ऑप्शन में लिखा हुआ है। पहला अनुच्छेद जहां एक तरफ क्या कहता है? इंडिया दैट इज द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है? 2 नामों से संशोधित किया गया है। एक तरफ इसे इंडिया कहा गया है, एक तरफ भारत कहा गया है। इंडिया का नाम का समर्थन हमारे संविधान सभा के जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे, जो आधुनिक विचारधारा के जो लोग थे, उनकी सिफारिश के बाद यह प्रावधान रखा गया कि इंडिया को भी भारतीय संविधान में नाम रखा जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एवं राष्ट्रमंडल तक में भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन हमारे संविधान सभा के भीतर कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी संस्कृतियों परंपराओं में विश्वास रखते थे, और उन लोगों का मानना था कि हम अपने पुरानी संस्कृतियों और ऐतिहासिक व्यवस्था के आधार पर हम भारत को भारत के नाम से जानते हैं, और अपने संविधान में भारत ही लिखा जाएगा। लेकिन आधुनिक विचारधाराओं के लोगों ने कहा, लेकिन पूरी दुनिया को भारत को इंडिया के नाम से जानती है। लेकिन आपको पता है संविधान सभा के सदस्य
में जब कभी भी किसी मामले को लेकर कोई विवाद हो जाता था तो एक समान स्थिति को, दोनों की सहमति को मान लिया जाता था और आखिरकार दोनों लोगों की विचारों को इसमें शामिल कर लिया गया और दोनों नाम लिख दिया गया। इंडिया वही भारत है, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और दूसरा सवाल पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का समूह है या राज्यों का संघ है? तो यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ ग्रुप नहीं है, यानी कि यह राज्यों का संघ है, यानी कि यह राज्यों का संघ है। तो आपको हमसे सवाल पूछना चाहिए, सर राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है? अगर भारत राज्यों का संघ है तो ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, इसके 3 कारण थे। पहला कारण सुन लीजिए, पहला कारण यह है कि जो भारतीय संघ का निर्माण हुआ है यह राज्य के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है अमेरिका की तरह। ध्यान से सुनिएगा, जो भारतीय में भारत राज्य का या भारत संघ का जो निर्माण हुआ है यह हमने राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारत राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहलाएगा। और इसकी दूसरी व्याख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या करी? दूसरी व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत देश से यानी भारत संघ से कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। यह दूसरी व्याख्या है राज्यों के संघ होने के लिए। और तीसरी बात क्या कहा गया? भारत के सभी राज्यों के लिए एक ही कानून होगा, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का समूह। उस समय अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था, इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए एक कानून व्यवस्था नहीं थी, उसको छोड़कर भारत के सभी राज्यों के लिए एक कानून व्यवस्था थी। और इन 3 बातों की व्याख्या करते हुए भारत को राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहा गया। यहां से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 1 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेद 1 से। उस 6 क्वेश्चन की मैंने व्याख्या कर दी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के भीतर यदि संसद चाहे तो 2 राज्यों को जोड़कर आपस में एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य से कुछ क्षेत्रों को काटकर एक नया राज्य बना सकती है, बहुत सारे राज्यों को कुछ क्षेत्रों को निकाल करके भी एक नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। और यह शक्ति संसद को कहां से मिलती है? अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत मिलती है। और दूसरी तरफ जो यहां लिखा नहीं गया फिर भी मैं बोल देता हूं, इसी के आगे का आर्टिकल है अनुच्छेद 4। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में कही गई बात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी व्यवस्था सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से की जाती है। संसद ये सारे कार्य साधारण बहुमत के माध्यम से किया करती है और साधारण बहुमत से किया गया संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एकदम साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि निम्नलिखित में से अच्छा एक आर्टिकल रह गया, इसकी भी व्याख्या कर दें क्या भाई? ये 395 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 395 में क्या कहा गया है? एक्चुअली ये कहा गया था इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का निर्माण किया गया, संप्रभु राज्य का निर्माण किया गया, यहां राज्य का मतलब देश हुआ, तो उस समय यह व्यवस्था कर दिया गया था कि ये बताइए भैया, जब तक भारतीय संविधान भारत का संविधान नहीं बन जाता है तो भारत के भीतर शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहता है जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है भारत देश के भीतर पूरी शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगी। लेकिन अनुच्छेद 395 जो हमारे संविधान का सबसे अंतिम आर्टिकल है वो कहता है जिस दिन भारतीय संविधान लागू होगा, यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया, उसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों को निरसित कर दिया जाएगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारे संविधान का सबसे अंतिम आर्टिकल कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है?
जब आपको प्रियम्बल पढ़ाया जाता है, जब आपकी प्रस्तावना पढ़ाया जाता है, सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे दिया जाता है, सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां क्या बताया जाता है, वहां आपको बताया जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय हैं। तो आप कहते हैं सर 3 प्रकार की न्याय है। और ये 3 प्रकार के न्याय को कहां से लिया गया है, तो आप कहते हैं सर ये रूस की क्रांति से लिया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं, तो आप बताते हैं सर ये सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। 2018 में एक बार आयोग ने सवाल पूछा था, माध्यमिक ने इससे पहले भी पूछा है कि हमारी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है। तो हम जवाब देते हैं हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है, विचार की स्वतंत्रता शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, विश्वास की स्वतंत्रता शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता शामिल है और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। ये सारी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल की गई हैं। और यहां पर क्या पूछा है कि भारत की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं है, क्या विचार की स्वतंत्रता है, मिला लो यहां से, बिल्कुल है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मिला लीजिए यहां से, बिल्कुल है। क्या विश्वास की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता है क्या, नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसलिए आपका कौन सा आंसर गलत होगा, बी। और जब प्रस्तावना पढ़ाया जाएगा आपको थ्योरी में आपको, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। अब पंचायत का भी सवाल हो गया, पंचायत का भी सवाल पूछ लिया गया। वैसे तो पंचायत के गठन के लिए संविधान सभा के द्वारा डीपीएसपी के माध्यम से अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सरकार को इस बात का निर्देश दिया गया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पंचायतों का गठन करे। क्या, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पंचायतों का गठन करे। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 40 के तहत सरकार को इस बात का निर्देश तो दिया गया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्राम पंचायतों का गठन करे। क्या, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्राम पंचायतों का गठन करे। फिर भी यह गठन हो नहीं पाया जल्दी, और आखिरकार 1986 ने एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश के पश्चात एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश के पश्चात पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिलती है। और पंचायत को संवैधानिक मान्यता मिलती है, और यह संवैधानिक मान्यता कब मिलती है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 1992 में ये मान्यता मिलती है। और उस समय कौन प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई, राजीव गांधी की हत्या 91 में हो गई, बीपी सिंह तो बहुत बाद में आए, और पीवी नरसिम्हा राव के समय 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल डिस्कस करके क्लास समाप्त करते हैं। फिलहाल मैंने 34 क्वेश्चन अब तक पॉलिटी के करा दिए, अभी 8 क्वेश्चन और हैं। तो एक वर्ष केवल संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के 40 से 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीजीटी में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। थिंकर के प्रश्नों को जोड़ेंगे 70 से 75 पहुंच जाएगा, सिद्धांत के प्रश्नों को जोड़ेंगे तो 100 पार हो जाता है। लोक प्रशासन को बाद में जोड़ा गया, सिलेबस में पहले नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया, तो इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आपको पता है कि जो न्यायपालिका है आपको पता है जो न्यायपालिका है यह मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है। क्या, जो न्यायपालिका है यह मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है। क्या, ये मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है। दो प्रयास हमारा रहेगा, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अगर अक्टूबर के लास्ट में डिसाइड हो गई तो हम लोग 2 फैकल्टी एक साथ पॉलिटिकल साइंस में रहेंगे। इसका पीजीटी वाले बच्चों का यह फायदा हो जाएगा
कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम संविधान और थिंकर वाले हिस्से को 2 महीने के भीतर कंप्लीट कर देंगे और दूसरे वाले सर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेकर के वो भी अपने राजनीतिक सिद्धांत वाले हिस्से को, लोक प्रशासन और आईआर वाले और तुलनात्मक राजनीति वाले जो हिस्सा है छोटा सा, उस सब को लेकर के आपको कंप्लीट हो जाएगा। इधर संविधान और थिंकर कंप्लीट होगा और उधर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर एग्जाम की डेट बढ़ी तो एक एक चीज करके पढ़ाया जाएगा। अगर लगेगा नहीं एग्जाम समय पर हो जा रहा है तो दोनों क्लासेस एक साथ चला करके हम लोग दोनों लोग मिलकर आसानी से जल्दी से अपने सिलेबस को समाप्त करके अभ्यास करा देंगे। तो हमारे पास वो प्रयास है, वो तरीका है कि कैसे हमें कब कोर्स कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा। जितनी चिंता आपको अपने कैरियर की है उससे ज्यादा चिंता संस्थान को, आपके भविष्य को लेकर के है और हम लोगों को लेकर के है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए बिल्कुल तनाव नहीं लेना। कैसे होगा, कोर्स पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लोक प्रशासन भी चलेगा या नहीं चलेगा, सब चलेगा। इसके लिए बिल्कुल भी आपको कोई तनाव नहीं लेना है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे कहा गया कि किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं, यानी कि मैं आदेश देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस और मंडा परमादेश को इंग्लिश में कहा जाता है मैंडामस और अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। क्या कहा जाता है? को वारंटो। और उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियोरारी। क्या कहा जाता है? सर्टियोरारी। तो आपको पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। क्या? शरीर प्राप्त करना। इसमें बंदीकर्ता को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद न्यायालय इस बात की जांच करती है कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया क्या बंदी बनाने का तरीका न्याय संगत था या नहीं। अगर न्याय संगत था तब तो वह बंद रहेगा, वरना वह रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन परमादेश जो रिट होती है यह केवल और केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट कभी भी किसी भी निजी व्यक्ति यानी हमारे और आपके खिलाफ नहीं जारी की जाती। लेकिन परमादेश रिट में भी 2 अपवाद है। क्या? प्रेसिडेंट और गवर्नर, राज्यपाल और गवर्नर के विरुद्ध यह परमादेश रिट जारी नहीं किया जाता। और यह रिट कब जारी की जाती है? जब कोई लोक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन न कर रहा हो। उन दायित्वों का निर्वहन कराने के लिए न्यायपालिका अपने तर्कस के उन 5 बाड़ों में से अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश रिट जारी करती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और इसी को कहा गया हम हुक्म देते हैं और इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से 34 क्वेश्चन मैंने कराया, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन आपके और भी हैं इस पॉलिटी के ही, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ही। उसके अलावा थिंकर का हिस्सा होगा। तो मैंने आपसे वायदा किया है कि आपका थिंकर के भी 2 डेमो मिलेगा, एक भारतीय राजनीतिक चिंतन का, एक आपका पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का। लोक प्रशासन का भी डेमो आपको मिल जाएगा और आपका सिद्धांत का भी डेमो मिल जाएगा। लेकिन जो भी फैकल्टी आपके साथ रहेगी सब शानदार रहेगी। 2 हिस्सा मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। थिंकर वाला हिस्सा यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन, अंबेडकर से लेकर गांधी तक, गांधी से लेकर तिलक तक, तिलक से लेकर के और भी जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, उधर आपको प्लेटो, अरस्तु, जेएस मिल, हॉब्स, बेंथम, सारे जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वो भी मैं पढ़ाऊंगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा इस संविधान से और भी बेहतर पढ़ाऊंगा, इससे कम नहीं, इससे अधिक ही समझ में आएगा आपको थिंकर। मिलते हैं कल की क्लास में। लेकिन जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस को अपने टीजीटी में में रखे हैं या फिर पीजीटी यानी प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हैं, तो वो सारे लोग एडमिशन जीएस वर्ल्ड का ऐप डाउनलोड करिए और वहां जाकर एडमिशन लीजिए। और एडमिशन लेने के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 95608929 और 79 पर भी कॉल कर सकते हैं, जहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आज रात 12 बजे तक इसमें 50% डिस्काउंट अभी चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पीजीटी में एडमिशन लेंगे उनको 3000 रुपए डिस्काउंट के बाद जमा करना होगा, और जो बच्चे टीजीटी में एडमिशन लेंगे उनको डिस्काउंट के बाद 2500 रुपए जमा करना होगा। तो यहां फीस पेमेंट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मिलते हैं आपको कल की क्लास में। कल से आपकी क्लास ऐप पर होगी। वैसे तो कल संडे है, संडे को ऑफ रहती है, संडे को कोई क्लासेस नहीं होंगी, सारी क्लासेस मंडे से संचालित होंगी और मंडे को ये क्लास ऐप पर रहेगी। लेकिन डेमो क्लास जैसे ही होगा थिंकर को भी यूट्यूब में हम आएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे साथ जो इमिनेंट फैकल्टी जुड़कर आपके साथ काम करेगी वह अपने राजनीतिक सिद्धांत और साथ ही साथ लोक प्रशासन जैसे विषयों को लेकर के भी डेमो क्लास आपको दिया जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।